हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला की स्पेशल ब्रह्मास्त्र सीरीज में। और दोस्तों, आज की क्लास में हम करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बिजनेस साइकिल्स। ये वन शॉट में कंप्लीट होने वाला है। एक बात मेरी सुन लो, दो तरीके के बच्चे मिलेंगे आपको। एक होते हैं ड्रीमर्स, एक होते हैं डूअर्स। ड्रीमर्स क्या करेंगे? सपने अच्छे सोचते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और थोड़ी देर में ही किसी दूसरे काम में लग जाते हैं, क्लास बंद करके नक्की। जो डूअर्स होते हैं ना, वो सोचते कम है और करते ज्यादा है। क्लास को पूरा प्रॉपर देखेंगे। अगर उन बच्चों को, डूअर्स की बात कर रहा हूं, एक छोटी सी वीडियो में 9 से 12 नंबर कमाने को मिल जाए तो सीए फाउंडेशन वाले बच्चे बोलते हैं बल्ले बल्ले। तो दोस्तों, यह चैप्टर 9 से 12 नंबर का है बिजनेस साइकिल्स का। आधे घंटे के अंदर आपको कवर अप करने के लिए मिल रहा है। एक एक चीज आपके दिमाग में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बैठ भी जाएगी बिल्कुल सही से। बिजनेस साइकिल्स का जो चैप्टर है ना, ये साइकिल वर्ड लिखा है, इसको साइकिल का पहिया मत समझना। ये एक लहर वाली साइकिल है। कैसी साइकिल है मैं बताऊंगा। अपनी नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके देखो कि जिंदगी हमेशा सेम नहीं रहती। जैसी पहले थी वैसी नहीं रहती। हमारे दिन बदलते रहते हैं, कभी खुशी कभी गम होता रहता है। ऐसा ही दोस्तों, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी के अंदर जो बिजनेसेस होते हैं उनके साथ होता रहता है। कभी बिजनेस के अच्छे दिन चलते हैं, कभी बुरे दिन चलते हैं। ये हमेशा से होता आया है। इसके दुनिया में वेरियस एग्जांपल्स भी हैं। अमेरिका में आया हुआ एक बहुत बड़ा दुख का फेज जिसको बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन, 1930s में आया था। 15% से भी ज्यादा अमेरिका का जीडीपी फॉल होने लग गया था। 2008 में जिम्बाब्वे, अभी श्रीलंका, वेनेजुएला, 2001 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट हुआ। ये कुछ मैंने ऐसे शब्द बोल दिए हैं जो दुख के दिनों को दिखाते हैं। खुशी के दिन सुनना चाहते हो क्या? इंडिया की बात करो। अपने प्यारे देश भारत के अंदर जब भी कोई फेस्टिवल सीजन आता है, फॉर एग्जांपल दिवाली, तो सब लोग क्या सोचते हैं ना, यार नई कार लेनी है दिवाली पे ले लेंगे, नया टीवी लेना है दिवाली पे ले लेंगे, स्कीम में आएंगी, दिवाली पे लूंगा मैं तो आईफोन। दिवाली पे सब लोग ज्यादा सामान परचेज करने की कोशिश करते हैं। तो दिवाली पे बहुत सारे बिजनेसेस का अच्छा टाइम चल रहा होता है क्योंकि उनका सामान बिक रहा होता है। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं ये बताना चाहता हूं, सभी बिजनेस का अच्छा और बुरा टाइम आता है। मैं अच्छे टाइम को ऐसे बोलूंगा, ऐसे जा रहा है, बुरे टाइम को ऐसे गिरता हुआ दिखाऊंगा। तो एक डायग्राम आपके सामने बनाता हूं, ध्यान से सुनना। देखो जी, ये मान लो बिजनेस के अच्छे दिन, बढ़ते हुए दिन, ये बिजनेस के बुरे दिन, फिर ये अच्छे दिन, फिर ये बुरे दिन, फिर ये अच्छे दिन। इस तरीके से कुछ मैंने बिजनेस के स्टेप्स बनाए हैं कि कैसे एक लहर में बिजनेसेस गुजरते हैं। बिजनेसेस में पैसों की एक्टिविटीज होती है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। पैसों का काम होता है ना, सेल परचेस। तो मैं ये बोल सकता हूं बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसे ऊपर कभी नीचे, ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे जाती रहती है। और ये कहीं पर नहीं लिखा कि इनका गैप एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए। वो कैसे भी हो सकते हैं। चलो जी, ऐसा होता रहता है। तो आपकी बुक में इनको नाम दिया हुआ है। जो बिजनेस के अच्छे दिन चल रहे होते हैं ना, ये वाले दिन, इनको बोलते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन भी बोलते हैं दोस्तों इसको। इसको बूम का टाइम भी बोलते हैं और ये अपस्विंग का टाइम भी है। यहां से पेपर में क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन भी सारे बता दूंगा कि किस लेवल पे आएंगे, ठीक है। जो बिजनेस के बुरे दिन है, ये बिजनेस अच्छे टाइम से नहीं गुजर रहे हैं, इस टाइम फेज को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब समझ रहे हो? एक्सपैंड करना, फैलना। तो बिजनेस फैल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना। बिजनेस का बुरा टाइम चल रहा है, माल नहीं बिक रहा। जब सारा माल बिकता रहेगा तो अच्छा टाइम है। जब लोग माल नहीं खरीदेंगे, दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन का टाइम है बेसिकली। तो अब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बीच में एक ऐसा पॉइंट आया था, ये जब बिजनेस अपने वर्चस्व यानी हाईएस्ट पॉइंट पे था। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पीक। पीक पॉइंट बोल लो या प्रोस्पेरिटी का टाइम बोल लो इसको। और कॉन्ट्रैक्ट होते होते एक बुरे वक्त से गुजरा। जो सबसे बुरा वक्त था, इसको बोलते हैं ट्रफ। ट्रफ या डिप्रेशन बोल लो। फिर आगे फिर से ऐसा टाइम आएगा जब बिजनेस अच्छा चलने लगेगा। अब यार 1930s में अमेरिका के अंदर बुरा टाइम आया तो अमेरिका क्या बर्बाद हो गया? नहीं नहीं भाई, बुरा टाइम आया था तो फिर अच्छा टाइम आया है। जिम्बाब्वे क्या बर्बाद हो गया? नहीं, बुरा टाइम आया था, अच्छा टाइम आया है। 2008 के अंदर अच्छा, मैंने 2008 के अंदर अभी आपको
जिम्बाब्वे का बुरा टाइम बोल दिया, नहीं 2008 में भी रिसेशन आया था, इंडिया में भी आया था, अमेरिकन मार्केट की वजह से आया था, तो उसमें इंडिया का भी बुरा टाइम आया था। अब इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो सभी देशों का बुरा भला टाइम चलता रहता है, ठीक है। ये फिर से टाइम आ गया एक्सपेंशन का, और फिर ये दोबारा टाइम आ गया पीक, फिर ये कॉन्ट्रैक्शन, फिर ये ट्रफ। ट्रफ टाइम होता है एक बुरा टाइम। अब सुनना मेरी बात जरा ध्यान से, जब बिजनेसेस अच्छे चल रहे हो ना, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी चल रही हो, तो अपस्विंग हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, ये बूम चल रहा है, बूम। और फिर जब गिरावट आ जाएगी, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। अब ये गिरावट लंबे समय तक रहे तो इसको रिसेशन बोल देते हैं, और रिसेशन जब अपनी मिनिमम स्टेज पे पहुंच जाए तो उसको ट्रफ या फिर डिप्रेशन बोलते हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है। फिर इकोनॉमी वापस आगे बढ़ती है, यानी जितना नीचे गिरी है ना, उतना आगे बढ़ने को तो बोलते हैं रिकवरी। रिकवर हो रही है वापस, इकोनॉमी ठीक हो रही है ना। जब तुम जिम विम जाते हो, बॉडी बॉडी बना लेते हो बढ़िया, हाँ उस्ताद बन जाते हो, फिर कभी मान लो 1 महीना 2 महीना बाहर घूमने चले गए, जिम नहीं गए, बॉडी वापस नीचे गिर गई, मतलब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। फिर जिम जाते हो और अपनी बॉडी को रिकवर करते हो, मतलब वापस पहले जैसा बनाते हो, तो इकोनॉमी वापस पहले जैसी बनती है। इसके बाद जो ग्रो कर रही है, ये एक्सपैंड कर रही है फिर से, हाँ। तो एक बीच में रिकवरी फेज भी है, जो मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो ये फेजेस और इन फेजेस के दूसरे दूसरे नाम एग्जाम में आना इंपॉर्टेंट है। यहां पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि इकोनॉमी को टर्न करने वाले 2 पॉइंट है, एक पीक और एक ट्रफ। पीक और ट्रफ को बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स। इसका मैं एमसीक्यू भी आपको करा दूंगा इससे रिलेटेड। अब पेपर में सर क्वेश्चन कैसा आएगा ये बताओ। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि एक्सपेंशन जब हो रहा होता है इकोनॉमी में, तो कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, पीक के टाइम पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर क्या होता है, और ट्रफ के टाइम पर क्या होता है। ये 4 टाइम है, चारों के टाइम का आपसे कुछ ना कुछ पूछ सकता है। अब मुद्दे की बात सुनो भैया, एक बात बताता हूं आपको। अब आपने सोच लिया ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन। अब दोस्तों इकोनॉमी के ओवरऑल यहां से लेकर यहां तक, यानी बुरे वक्त से अच्छे वक्त तक पहुंची है, इसको मैं ज्वाइन कर दो। जिस सफेद लाइन से मैंने इसको ज्वाइन किया है, इसको बोलते हैं इकोनॉमी का ट्रेंड। ये ट्रेंड है, इस ट्रेंड से मतलब इकोनॉमी आगे बढ़ी है। अब तुम सोच रहे हो कि हर देश के साथ ऐसा होता है, नहीं, हर देश के साथ नहीं ऐसा होता। आपके कोर्स में ऐसा बताया हुआ है, लेकिन सच्चाई तो ऐसे है कि काफी सारे देश ऐसे हो सकते हैं जिनकी बिजनेस साइकिल ऐसी चल रही है, ऊपर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, और नीचे और नीचे। तो उनका ट्रेंड कैसा जाएगा, उनका ट्रेंड आ गया भाई नीचे गिरने वाला। काफी सारी ऐसे भी हो सकती है, बराबर 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 बराबर। इनका ट्रेंड कैसे जाएगा, ये पहले जहां थी वहीं आ गई लुढ़क पुढ़क के। तो अलग अलग होती है हर टाइप ऑफ इकोनॉमी की बिजनेस साइकिल। बस आपको इतना ख्याल रखना है, जब मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स वगैरह के बारे में बात करूंगा तब बात करूंगा। अभी आपके सामने एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि एक्सपेंशन जब चल रहा होता है तो कौन कौन से बदलाव होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जब चल रहा होता है तो कौन कौन से बदलाव होते हैं, पीक और ट्रफ के फेज में कौन कौन से बदलाव इकोनॉमी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों इससे पहले एक बेसिक चीज बताऊंगा जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी चैप्टर पढ़ने में। देखो जी, जब इकोनॉमी के अंदर हर चीज का प्राइस बढ़ रहा हो ना, इसका एक बेनिफिट भी है। ओवरऑल प्राइस बढ़ रहे हैं इकोनॉमी में कॉन्टिन्यूअसली, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं महंगाई, इंग्लिश में बोलोगे इन्फ्लेशन। ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा होता है, जो सामान बेचने वाले और सामान बनाने वाले प्रोड्यूसर्स है ना, इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा होता है। यानी जब प्राइस बढ़ेगा तो सामान बेचने में इनका जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है वो भी बढ़ने लगेगा। इस वजह से जब इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो ये प्रोडक्शन ज्यादा करने लगते हैं। भैया जब इनको मजा आ रहा है बेचने में, दुनिया खरीद रही है, तो ये दबा के सामान बनाएंगे, आउटपुट बढ़ता रहेगा। आउटपुट बढ़ाना है तो इनको ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी नौकरी के लिए, तो देश में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती रहेगी। और बोलते हैं ना इकोनॉमी अपने पीक पे पहुंच गई। पीक पे पहुंचने का मतलब इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट आ गई, जितने लोगों को नौकरी मिली है, मतलब फुल, मतलब कहने का मतलब ये जितने लोग नौकरी करना चाहते थे ऑलमोस्ट सभी को नौकरी मिल भी गई है, उस सिचुएशन पे पहुंच गई है। ठीक है, ये तो फायदे हैं प्राइस लेवल के बढ़ने के। एक रेंज के अंदर अगर प्राइस लेवल बढ़ता रहे, इतने सारे फायदे हैं। अब आउटपुट बढ़ रहा है तो मतलब देश का जीडीपी भी बढ़ रहा होगा। अब ये जो फेज होता है, ये सारे गुण दिखेंगे आपको एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन में सब खुश हैं। अब तुम बोलोगे यार प्राइस बढ़ रहा है
बायर के साथ तो बुरा होगा। बायर के साथ क्यों बुरा होगा भाई? प्राइस बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, उस चक्कर में प्रोडक्शन, उस चक्कर में नौकरियां बढ़ रही है, नौकरियां बढ़ रही हैं तो लोगों के पास पैसा भी ज्यादा आएगा, देश की टोटल इनकम, नेशनल इनकम बढ़ने लग जाएगी, और यहां फिर लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी यानी माल खर्चने का टाइम भी आएगा, मतलब वो ज्यादा पैसे भी खर्चेंगे। चलो ठीक है जी, अब बताओ जब देश के अंदर सस्ताई आ रही हो यानी हर चीज का प्राइस कम हो रहा हो तब क्या होगा? दोस्तों जब हर चीज सस्ती हो रही हो ना तो प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट मार्जिन गिर रहा होता है। अब तुम्हें तो लगता है, या मुझे भी लगता है, हर आदमी को लगता होगा, नॉर्मल लेमैन को ऐसा लगता है यार माल सारा सस्ता हो जाएगा। जब सारा माल सस्ता हो रहा होगा ना तो प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट मार्जिन उसके अंदर कम हो रहा होता है। जिस चीज में उसको प्रॉफिट नहीं होगा ना या कम प्रॉफिट होगा वो उस चीज का प्रोडक्शन कम करेगा, आउटपुट कम हो जाएगा। जब वो प्रोडक्शन कम कर रहा है तो उसको कम लोगों की जरूरत है नौकरी के लिए, तो ऐसे में एम्प्लॉयमेंट देश की गिर जाएगी यानी अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ने लगेगी, गरीबी आएगी, नेशनल इनकम कम हो जाएगी। और दोस्तों यहां पर बैंक्स प्रॉफिट में नहीं होंगे, बिजनेसेस प्रॉफिट में नहीं होंगे, तो ऐसा बोलते हैं यहां पर अगर तुम लोन लोगे तो तुम्हें ब्याज भी कम देना पड़ेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, पेपर में क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट रेट कब कौन से फेज में फॉल होता है? तो बुरे फेज में फॉल होता है। बुरा फेज कौन सा होता है जी? कॉन्ट्रैक्शन का होता है। ये इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। एक्चुअली तुम भाई एक बात बताओ, चैप्टर शुरू कर रहे हो, क्या तुमने ये जाना बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है? नहीं जाना, तो पहले नंबर पे ये जान लो। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जॉन मानियार्ड केन्स बोलते हैं कि एक इकोनॉमी में जो पैसों की एक्टिविटी होती है यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसका बढ़ना और गिरना, बढ़ना और गिरना, ये जो ट्रेंड है ये होता है बिजनेस साइकिल्स। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी? सारी, ओवरऑल। ओवरऑल को बोलते हैं एग्रीगेट। तो ये डेफिनेशन प्यार से बनाई हुई है दोस्तों, लिखा है द रिदमिक फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटीज होना चाहिए एक्चुअली। ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो रिदमिक फ्लक्चुएशंस हो रही है, फ्लक्चुएशंस का मतलब अप्स एंड डाउन्स, रिदमिक तरीके से, ठीक है, दैट एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस, जो एक इकोनॉमी एक्सपीरियंस करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल्स। और इसका दूसरा नाम है ट्रेड साइकिल्स, इसके ऊपर भी, क्योंकि ट्रेड की बात हो रही है, बिजनेस के अच्छे दिन गुड ट्रेड, बुरे दिन बैड ट्रेड, ठीक है। और दोस्तों ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, पेपर में आ भी सकता है कि बिजनेस साइकिल माइक्रो से रिलेटेड है या मैक्रो से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन बनता है कि बिजनेस साइकिल के 4 फेज होते हैं मोटे मोटे तौर पर। फेज 1 एक्सपेंशन, फेज 2 पीक, फेज 3 कॉन्ट्रैक्शन और फेज 4 ट्रफ। चारों फेजेस में क्या क्या होता है? हलचल। उन हलचलों के ऊपर पेपर में क्वेश्चन बनता है। 4 फेज हैं तो 4 क्वेश्चन यहां से पक्के हैं। तो देखो आपके लिए अगर तुम मॉड्यूल से पढ़ोगे तो थोड़ा खतरे में रहोगे, क्योंकि बहुत बोरिंग थ्योरी शायद आपके लिए हो सकती है, लेकिन मैंने आपको एक टेबल के फॉर्मेट में बहुत आसान लेवल पे बना दिया है। आप इसको कर जाओ, आपके नंबर कोई नहीं काट सकता अगर कर जाओगे। देखो दोस्तों अभी आपको पूरी दिखाऊंगा। यहां लिखा है एक्सपेंशन, बूम और अपस्विंग, ये तीनों का मतलब एक ही है। अब मॉड्यूल के अंदर ना एक बात लिखी है, मॉड्यूल के अंदर लिखा है जो सेकंड फेज है ना प्रोस्पेरिटी यानी हाईएस्ट पॉइंट जो है ये पीक है। पीक और बूम लिखा है, पीक और बूम सेम नहीं है, यानी बूम और बूम ये नहीं है, वहां लिखना है उसको पीक ऑफ बूम, यानी बूम वाली स्टेज का पीक पॉइंट आ गया। तो ये पीक और बूम नहीं है, पीक ऑफ बूम है, बच्चा कंफ्यूज ना हो। फिर कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन और डाउनस्विंग में क्या होता है, और ट्रफ और डिप्रेशन में क्या होता है, चारों के अंदर बातें देख लो। एक्सपेंशन में हर चीज पॉजिटिव हो रही होती है, एवरीथिंग पॉजिटिव, प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है, नौकरियां बढ़ रही होती है, सब कुछ। पेन का कलर ले लूं थोड़ा पतला, ठीक है। प्रोस्पेरिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के पास फैसिलिटीज ज्यादा आती हैं, खुश होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट बढ़ रही है, नौकरियां बढ़ रही है, कंज्यूमर अपना खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, बिजनेसेस के सेल्स और प्रॉफिट सब बढ़ रहे हैं। बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेंगे तो बिजनेस के शेयर के प्राइस भी बढ़ेंगे, समझ रहे हो। अगर तुम्हें पता लगेगा रिलायंस कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो तुम भी रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदने के इच्छुक रहोगे, है ना। तो ऐसे फिर इनके स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। जिस चीज के लिए लोग ज्यादा खड़े होते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसके रेट बढ़ रहे होते हैं, तो स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और बिजनेस का अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होता है। इस पूरी थ्योरी के अंदर बच्चा ये पॉइंट ध्यान नहीं रख पाता कि बिजनेस का कॉन्फिडेंस
कौन से फेज में बढ़ता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। 4 एग्जांपल होते हैं, ये होगा। अभी ये वाली साइड पूरी नहीं हुई है, इन पे बाद में आएंगे, पहले इसको एक और स्लाइड में लिखा हुआ है, ये लिखा जी। साथ में बैंक क्रेडिट यानी उधार देना भी, बैंक का उधार जो होता है वो भी बढ़ रहा होता है, क्योंकि बिजनेस जब आगे चल रहे होते हैं तो बैंक से माल ले रहे होते हैं, उधार दे रहे होते हैं बैंक भी बढ़िया तरीके से। और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट जीरो होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, यानी यहां पर बेरोजगारी ना के बराबर होती है। अगर कोई बेरोजगारी यहां पर है भी तो वो कौन सी है दोस्तों, यहां पर फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फ्रिक्शनल का मतलब वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब आप एक नौकरी छोड़ देते हो और दूसरी नौकरी पकड़ लेते हो, उसके बीच में 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो बेरोजगार होते हो, ऐसी बेरोजगारी हो सकती है। और स्ट्रक्चरल का मतलब इकोनॉमी में कोई स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, लाइक कुछ इकोनॉमी के अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आने की वजह से अगर आपको नुकसान हो रहा है, वैसे होता नहीं लेकिन हो रहा है तो वो होगा, वो वाली बेरोजगारी, ठीक है। तो फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यहां हो सकती है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो जी ठीक है, अगला फेज क्या है हमारे पास, पीक और प्रोस्पेरिटी। इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, टॉप पॉइंट है, जो एक्सपेंशन का एंड है, एक्सपेंशन का एंड है। भैया डायग्राम में दिखाओ सर, डायग्राम में देख लो जी, फील कर लो। ये जो एक्सपेंशन का फेज चल रहा था ये यहां पर एंड हो गया, तो पेपर में ये भी आता है एंड ऑफ एक्सपेंशन कौन सा पॉइंट होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। यही बात लिखी हुई है सेम रिपीट करके, तो ये तो इतना सही है। कॉन्ट्रैक्शन पे आओ, बुरे दिन में एवरीथिंग नेगेटिव हो रही होती है, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन होता है हर चीज में। इंक्रीजिंग डिमांड इज हॉल्टेड, हॉल्टेड का मतलब रुकावट आ जाती है। जैसे देश के अंदर डिमांड बढ़ रही थी ना, सब लोग ज्यादा सामान खरीद रहे थे, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ज्यादा था, उस पर रुकावट आ जाती है। रुकावट आ गई तो डिमांड स्टार्ट डिक्रीजिंग और सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, मतलब बिजनेसेस तो यार बढ़िया बढ़िया प्रोडक्शन कर रहे थे, बायर्स ने खरीदना बंद कर दिया, तो अब सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो सेलर्स यानी दुकानदार अपना माल बेचने के लिए प्राइस लेवल को कम करना स्टार्ट कर देंगे। प्राइस कम होता रहेगा तो प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट कम हो जाएगा। और पता है, जब तुम भी किसी दूसरे बिजनेस में तब इन्वेस्ट करते हो जब तुम्हें लगता है कि वो बिजनेस अच्छा चल रहा है। बुरे बिजनेस में कोई इन्वेस्ट नहीं करता, तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट लेवल फॉल होता रहता है, इनकम, देश का इनकम लेवल भी फॉल होगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो रही हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज धीरे धीरे कम हो रही हैं, तो लोग प्रोडक्शन भी कम कर रहे हैं, तो लोगों की नौकरियां भी जा रही हैं, तो ओवरऑल सबकी इनकम भी कम हो रही है, समझे। इसके अंदर और आगे भी लिखा हुआ है, इन्वेस्टर, जैसे वहां बिजनेस का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, यहाँ इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गया, नौकरियां गई, बेरोजगारी बढ़ गई, आउटपुट भी कम हो गया। इसका एग्जांपल ग्रेट रिसेशन, रिसेशन की स्पेलिंग सही नहीं है, ठीक है, रिसेशन, ग्रेट रिसेशन बोल लो, जो 2007 से 9 में आया था, अमेरिका की वजह से आया था। और आईटी बबल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बस्ट हो गया था 2000 में, मतलब एक स्टोरी है, इतनी आपको ध्यान रखनी जरूरी नहीं है। 2000 में हर कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट की कंपनीज पे उस टाइम इन्वेस्ट कर रहा था, वो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके अनसक्सेसफुल साबित हुई, खत्म हो गई थी बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर, ठीक है, सबका भांडा फूट गया था। इतना ही ध्यान रखना है बस आपने। अब आ जाओ जी चौथी स्टेज पे, ट्रफ और डिप्रेशन। इसमें क्या होता है भैया, एक्सट्रीमली स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, मतलब एक्सट्रीमली लो लेवल पे इकोनॉमी चली गई है, ग्रोथ रेट नेगेटिव पहुंच गई है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। देश की ग्रोथ रेट नेगेटिव का मतलब ये होता है, मान लो इस साल आपकी ग्रोथ रेट छोड़ो, इस साल आपका जीडीपी 100 है और अगले साल आपका जीडीपी 105 हो गया, इसको बोलेंगे पॉजिटिव ग्रोथ रेट हुई है 5% की। लेकिन दूसरे एग्जांपल पे आओ, इस साल आपका जीडीपी 100 है और नेक्स्ट ईयर आपका जीडीपी 99 हो गया, तो जीडीपी का गिरना नेगेटिव ग्रोथ रेट होता है, ठीक है। नेशनल इनकम ओवरऑल फॉल करने लग जाएगी, मतलब फॉल तो यहीं से करना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन यहां पर ज्यादा फॉल दिखेगा। जब भी आएगी नेशनल इनकम फॉल का करती है, तो बाबू ये मत लिखना, ये लिखना आप, ठीक है। लोगों का एक्सपेंडिचर कम होगा, इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाएगी। एक्चुअली मैंने आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में यहां बताया था, देखो जी, कॉन्ट्रैक्शन में इंटरेस्ट रेट फॉल होनी शुरू होगी, ठीक है, होगी, लेकिन जेन्युइनली ये फील होती है आपको ट्रफ की सिचुएशन में, आपकी बुक के हिसाब से। तो आपकी बुक के हिसाब से ही चलना है आपको, इधर उधर दिमाग लगाना। डिमांड डिक्रीज यहां भी होती है, डिमांड डिक्रीज यहां भी होती है। फर्म, काफी सारी फर्म फोर्सफुली शट डाउन हो जाएंगी, यानी फर्म के साथ ये सीन भी आ सकता है कि उनको धंधा बंद करना पड़ जाए। बहुत सारे धंधे बंद भी हो जाते हैं बुरे टाइम में, लेकिन जो रुके रहते हैं तूफानों के सामने, वो फिर आगे भी बढ़ते हैं, इतना भी ध्यान रखना, ठीक है।
चलो जी, मामला सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसा आएगा जी? लो जी क्वेश्चन, बताओ जी टर्निंग पॉइंट कौन से हैं बिजनेस साइकिल के? तो मैंने बताया था, एक होता है तुम्हारा पीक, एक होता है ट्रफ, ये टर्निंग पॉइंट है बिजनेस साइकिल। दोबारा से आगे देख लो। अब बच्चा बोलेगा सर जो आपने लिखा हुआ है ये नोट्स कहां से मिलेंगे? अब नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सीए वाला टेलीग्राम चैनल पर ये नोट्स अपलोड हो जाएंगे, पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन और बताओ, ये इंटरेस्ट रेट जब फॉल होती है तो ये कौन से फेज में फॉल हो रही होती है? अब बच्चा कहेगा सर आपने तो ये कॉन्ट्रैक्शन और डिप्रेशन की दुविधा में डाल दिया। बाबू आप डिप्रेशन करके आना। डिप्रेशन क्या होता है यार? डिप्रेशन होता है बाबू ट्रफ, ट्रफ की जो सिचुएशन होती है इसको मान के चलो आप। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखो इकोनॉमी के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। क्या ये रिसेशन है, क्या ये कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी क्या ये एक्सपेंशन है, क्या ये पीक है, और क्या ये ट्रफ है? क्या सिचुएशन चल रही है अभी, तुम कैसे पता लगाओगे? इसको पता लगाने के हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो इनके बारे में बताते हैं। तो वो इंडिकेटर्स आपको आगे पढ़ने हैं दोस्तों। हमारे पास इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जो इकोनॉमी के हालात के बारे में आपको बताते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चेक करने के बाद। ठीक है, एक होते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स जो फ्यूचर के बारे में बता देते हैं, यानी ऐसी चीजें जो आज बता देंगी कि कल इकोनॉमी में रिसेशन आने वाला है या डिप्रेशन आने वाला है, कौन सा फेज आने वाला है। ये होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स, ये पास्ट के बारे में बताते हैं, यानी ये बताएंगे कि कल इकोनॉमी, यानी अभी जस्ट पहले इकोनॉमी के अंदर रिसेशन था या डिप्रेशन था। और ये होते हैं कोइंसिडेंट इंडिकेटर जिसको कॉन्करेंट इंडिकेटर भी बोलते हैं, ये प्रेजेंट सिचुएशन बताते हैं, यानी इनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाल फिलहाल इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है जी, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको बताऊंगा। चलो ठीक है जी, आगे पढ़ो इन इंडिकेटर्स के बारे में। कौन कौन सी चीजें ऐसी, जैसे कि लीडिंग इंडिकेटर लिखा है यहां पर, भैया ऐसी कौन सी चीजें हैं? अगर स्टॉक प्राइस बढ़ रहे होंगे, जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा होगा, तो तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि आने वाला है कौन? एक्सपेंशन का फेज। अगर हाउसिंग इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में चेंजेस आएंगे तो तुम्हें पता होना चाहिए भैया अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा तो तुम्हें पता है कि एक्सपेंशन का फेज आने वाला है, गिर रहा होगा तो उसका उल्टा मान लो, कॉन्ट्रैक्शन आने वाला है। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रही है तो एक्सपेंशन का फेज मान सकते हो, कम हो रही है तो तुम मान सकते हो कॉन्ट्रैक्शन होते होते डिप्रेशन आने वाला है। ठीक है, अगर न्यू ऑर्डर्स फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहे हैं, अगर धड़ल्ले से आपके पास ऑर्डर आया है भाई नया सामान बना दे, नया सामान बना दे, तो फिर तुम समझ जाओ कि अच्छा टाइम आने वाला है, बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है पीछे से। अगर ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं कि मेरे को नहीं बनवाना, मेरा ऑर्डर कैंसिल कर, समझ जाना कि बुरा टाइम आने वाला है। ठीक है, ऐसे ही होता है। और दोस्तों ये है लैगिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग जैसे बेरोजगारी चल रही है तो पता लग जाएगा हाँ बुरा वक्त आने वाला है। लेबर कॉस्ट से ही आइडिया पड़ जाता है कि लेबर कॉस्ट बहुत महंगी पड़ रही है तो तुम्हारा प्रॉफिट कम होने वाला है। कंज्यूमर का प्राइस इंडेक्स मतलब ये प्राइस लेवल के बारे में बताता है, महंगाई के बारे में। इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या, मतलब आइडिया कैसे लगाना है। अगर आज बेरोजगारी है तो तुम्हें आइडिया लग चुका है कि भाई बुरा समय स्टार्ट हो चुका है या अभी बुरा समय था पहले। अगर लेबर कॉस्ट बहुत महंगी पड़ रही है आपको, यानी प्रॉफिट मार्जिन आपका घट गया है, तो आपको पता है कि बुरा समय था, यानी ये पास्ट एक्टिविटीज के बारे में आइडिया लगवा रहे हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो वो पिछले प्राइसेस के बारे में चेक करके कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो तुम्हें पता लग चुका है कि अगर अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ा है तो पहले के प्राइसेस की वजह से आपने देखा ना, तो पहले बुरा समय था। तो पास्ट एक्टिविटीज के बारे में बता रहा है। और अभी करंट एक्टिविटीज के बारे में बताने वाली चीजें होती है जीडीपी। जीडीपी की ग्रोथ चेक करो, करंट क्या चल रही है। इन्फ्लेशन, महंगाई चेक करो। अभी स्टॉक मार्केट के प्राइसेस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल में, मतलब एक होती है होलसेल ह्यूज क्वांटिटी में, एक रिटेल में देखो कस्टमर क्या माल खरीद रहा है, कितनी कितनी क्वांटिटी में माल खरीद रहा है। आप देखो बिग बाजार में, रिलायंस फ्रेश में, किराने की दुकानों में ज़्यादा डिमांड हो रही है या कम हो रही है, इससे पता लग जाएगा अभी क्या हालात चल रहे हैं। तो बेसिक बात एक तो ये हो गई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आएगा भाई? 3 क्वेश्चन बन सकते हैं इन तीनों में से किसी के भी ऊपर, जैसे कि आ गया जी भाई मान लो स्टॉक प्राइस चेंज हो रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे फर्क पड़ रहा है, तो ये कौन से इंडिकेटर का एग्जांपल है? स्टॉक प्राइस, ध्यान रखना सबसे पहले मैंने बताया, अब वो लीडिंग इंडिकेटर का एग्जांपल है। ठीक है, नंबर 1 पे ही आता है। हालांकि आप बोलोगे सर आपने स्टॉक
प्राइस तो यहां पर भी लिख दिया। दोस्तों स्टॉक मार्केट का प्राइस है, स्टॉक प्राइस का मतलब होता है शेयर प्राइस, ये पूरी स्टॉक मार्केट के प्राइसेस, ठीक है ना, वो ओवरऑल स्टॉक का प्राइस। चलो जी, अब पूछा है जी लीडिंग इंडिकेटर कौन सा है इन चारों में से, जीडीपी का बदलना, स्टॉक का बदलना, बेरोजगारी होना, या कमर्शियल लीडिंग एक्टिविटीज का बढ़ना। देखो जी, आपको आइडिया लगाना चाहिए, जीडीपी का चेंज होना तो मैंने बताया आपको कोइंसिडेंट इंडिकेटर में, ठीक है जी। बेरोजगारी आपके पास आ गया लैगिंग इंडिकेटर में, दो ओके हो गए। आ गया आपका, ये रहा, ये हो गया तुम्हारा लैगिंग, और ये हो गया तुम्हारा टफ, सॉरी ये वाला इंडिकेटर आपका कॉनकरेंट। चेंज इन स्टॉक्स देख लो, स्टॉक के जो प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तुम्हें कौन से इंडिकेटर में दिखाई दे रहे हैं, यहां आ गया चेंज इन स्टॉक प्राइस, ये तुम्हारा लीडिंग इंडिकेटर आ गया, लीडिंग इंडिकेटर, लीडिंग लीडिंग लीडिंग, इसको टिक कर देना। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इससे तुम्हें एक आइडिया भी होता है, हाँ भाई 3 इंडिकेटर है, तीनों के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आ सकते। चलो जी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल की फीचर के ऊपर एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, यानी बिजनेस साइकिल क्या हर एक देश के लिए सेम होती है क्या, बिजनेस साइकिल हर एक देश में ही होती है। देखो जी, जिन देशों के अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा होता है ना, वहां पर गवर्नमेंट बिजनेस साइकिल को कंट्रोल कर सकती है, तो इसलिए यानी गवर्नमेंट जबरदस्ती अपना पैसा खर्च कर देगी या गवर्नमेंट पैसा निकाल लेगी उस हिसाब से जिस हिसाब से मार्केट में सिचुएशन चल रही होगी। लेकिन जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होती है, जहां पर डिमांड सप्लाई का खेल ज्यादा होता है, जैसे कि जापान, अमेरिका, जहां पर बिजनेस साइकिल का ज्यादा देखा जाता है, मतलब यहीं पर ही इकोनॉमी में ज्यादातर बिजनेस साइकिल के ट्रेंड दिखाई देते हैं, यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल कम है तो फ्रीली मार्केट मूव करती है। तो यहां पर कुछ फीचर्स आपको नोट करने हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो मैं मार्क करूंगा आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना है, बाकी नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। दोस्तों बिजनेस साइकिल पीरियोडिकली होती है, यानी टाइम टू टाइम होती रहती है, चाहे उसकी सेम रेगुलरिटी ना हो, यानी इक्वल रेगुलर इंटरवल पे नहीं होंगी, लेकिन बिजनेस साइकिल अप्स एंड डाउन इकोनॉमी में आएंगे आएंगे, इसका मतलब ही है, ठीक है जी। बिजनेस साइकिल कभी भी डिफाइंड नहीं मिलेगी आपको, हर देश की बिजनेस साइकिल अलग होगी, लेकिन बिजनेस साइकिल में फेज, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ चलते रहेंगे। ओके रिपोर्ट है। और बिजनेस साइकिल जनरली फ्री मार्केट इकोनॉमी में होती है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर होती है, यहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, यानी मार्केट इकोनॉमी होती है ये, ठीक है जी। और ऑल्दो ऑल सेक्टर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द बिजनेस साइकिल, सम सेक्टर्स लाइक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड। कहता है जनरली सारे ही सेक्टर अफेक्ट होते हैं, लेकिन जो कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री होती है वो एक अलग प्रोपोर्शन में अफेक्ट होती है। जनरली ये देखा जाता है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मोर प्रोन टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ट्रेड साइकिल, यानी जब बुरे दिन आते हैं ट्रेड साइकिल के तो इंडस्ट्रीज पर ज्यादा फर्क पड़ता है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पर। और बिजनेस साइकिल को समझना एक मुश्किल काम है, मुश्किल काम को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, आसान काम नहीं है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, काफी बंदे इसको पढ़ने के बाद भी एग्जैक्ट करेक्ट तरीके से समझ ही नहीं पाते, और इसका ऑलमोस्ट सभी इकोनॉमिक वेरिएबल्स पर इंपैक्ट पड़ता है। सभी इकोनॉमिक वेरिएबल्स का मतलब जो जो इकोनॉमी के अंदर आप टॉपिक पढ़ते हो, जीडीपी, नेशनल इनकम, बेरोजगारी, इंटरेस्ट रेट, इन सब पर इसका इंपैक्ट पड़ता है, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट सब लिखा हुआ है। ओके जी, ये बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, 2 पॉइंट और रह गए हैं। ये दोस्तों बिजनेस साइकिल्स आर बेसिकली कॉन्टेजियस इन नेचर, कॉन्टेजियस मतलब फैलती रहती है, एक देश से दूसरे देश में भी फैल सकती है। अमेरिका का लेन देन इंडिया से है तो अमेरिका में बुरे दिन आए हैं तो इंडिया में भी बुरे दिन आ सकते हैं, क्योंकि आपस में सेल परचेज होती रहती है। तो ये इंटरनेशनल इन कैरेक्टर बताते हैं, एक देश से शुरू होती है ऑलमोस्ट सभी देशों तक फैलती भी चली जाती है अगर वो देश आपस में जुड़े हो तो, ठीक है। और इसका इंसान के वेलफेयर पे यानी ह्यूमन वेलबींग पे भी एक सीरियस फर्क पड़ता है। तो दीज आर द बेसिक फीचर्स, बोल लो इनको, इनसे 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, 9 से 12 नंबर का चैप्टर हल्का नहीं है। फिर बनता है जी बिजनेस साइकिल के कॉजेस कौन कौन से हैं। देखो जी दोस्तों 2 तरीके के कॉजेस हैं, एक है इंटरनल कॉजेस, ऐसे कॉजेस जो हमारे कंट्रोल में है, चाहे बिजनेस के या सरकार के, एक ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब हमारे कंट्रोल में कौन से हैं, हमारे देश के बात करो तो डिमांड, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का खर्चा,
कलर चेंज करूं क्या? हाँ। और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, मनी की सप्लाई और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये हमारे कंट्रोल में है। लेकिन जैसे वॉर हो रहा है अभी, इजराइल फिलिस्तीन का वॉर, फिलिस्तीन नहीं है शायद, उसमें हमास है, गाजा पर कब्जा कर रहे हैं, या यूक्रेन रशिया का वॉर, वो एक कंट्रोलेबल सिचुएशन नहीं है। या वॉर के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन होगी, वॉर के बाद चीजें रिकवर होती है, जल्दी जल्दी ठीक होती है, या टेक्नोलॉजी में कोई शॉक आएगा, चेंज आएगा, या नेचुरल फैक्टर कोई क्लाइमेटी भी आ सकती है, या पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, ये बच्चे दूसरे पैदा कर रहे हैं, हमारे कंट्रोल में थोड़ी है। ठीक है, ये चीज कंट्रोल में नहीं है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन बन सकता है, आपको देगा एग्जाम्पल, पूछेगा वो कौन सा कोज है। ठीक है, और कोज के लिए कुछ एग्जाम्पल की लिस्ट आपके सामने ये रही दोस्तों, ये कोजेस हैं रीजंस ऑफ बिजनेस साइकिल। ठीक है, बिजनेस साइकिल में एक्सपेंशन, बूम या अपस्विंग के रीजन की लिस्ट पूरी ये रही, ये पढ़ लेना। कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन और डाउनस्विंग की लिस्ट ये रही, एक बार पढ़ लेना। मैंने बोला ना, डूअर्स और ड्रीमर्स में फर्क होता है, तो जो डूअर्स हैं वो इसको पढ़ लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे सीए वाला टेलीग्राम चैनल से, और मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। देखो जी, क्वेश्चन आया, बोला इंटरनल कोज फॉर बिजनेस साइकिल क्या है? बाबू, इंटरनल कोज ऑफ बिजनेस साइकिल देख लो, मनी सप्लाई, वॉर, वेदर साइकिल, चेंज इन टेक्नोलॉजी। क्या लिखा था वहां पर? मनी सप्लाई लिखा था। ये सारे एक्सटर्नल कोज है, वन वाले को टिक कर देंगे। नहीं यकीन आता तो यहां जाके पढ़ लो, ये दिखे हुए ना, मॉड्यूल से उठाया हुआ ये। चलो जी, एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा है बिजनेस साइकिल का जो कंट्रोल में नहीं होता? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कंट्रोल में, मनी सप्लाई कंट्रोल में, सरकारी खर्चा कंट्रोल में, पॉपुलेशन ग्रोथ, समझे? ये होगा आंसर हमारा एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर। देखो जी, आप बोलोगे सर इतनी जल्दी चैप्टर खत्म कर दिया। बाबू, ये जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है ये आपकी रिवीजन पर्पस के लिए है। आई होप आप पहले इस चैप्टर को पढ़ चुके थे, फिर आपने इसको रिवाइज किया। जो बच्चे इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ चुके थे ना, उनको भी इस चैप्टर से बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। आप एक बार इसके नोट्स को डाउनलोड करके जब इनको रीड करना स्टार्ट करोगे, फिर इसके एमसीक्यू करने स्टार्ट करो, खल्ली बल्ली कर दोगे। बहुत जल्द आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, और फिर आपके अपस्विंग के दिन शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आज की क्लास में इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको अगली वीडियो कौन से चैप्टर के ऊपर चाहिए, या कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगता है जो आपका कवर अप कराया जाए। तो दोस्तों, प्यार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों से अपना प्यार इस लेवल पे सामने आ रहा है कि देश में चर्चे हैं, नहीं, चर्चे बरकरार होने चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।